हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इल्यूटेरिया में स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो प्रायद्वीपों के प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी कहेगा तो यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगा वोल्गा नदी। फैशन की नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो फैशन के नगरी के रूप में फ्रांस को जाना जाता है। या किसानों के देश या सुंदरियों के देश कहेगा तो फ्रांस को कहते हैं। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, तो विश्व के अन्न भंडार के रूप में यूक्रेन को जाना जाता है। और इसकी राजधानी कहेगा तो ये हो जाएगा कीव। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, यानी कि काला जंगल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है जर्मनी में। काला पर्वत कहेगा तो ये भूटान में स्थित है। काला पर्वत कहाँ है? तो काला पर्वत हो जाएगा भूटान। काला जंगल जर्मनी। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो यूरोप के भारत कहते हैं इटली को। इटली को किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये कृषि प्रधान देश होने के कारण इसे यूरोप का भारत कहते हैं। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कौन करता है? तो ये करता है इंग्लिश चैनल। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कौन करता है? तो इंग्लिश चैनल अलग करता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि यूरोप के खेल के मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। और कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? पो नदी को। काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे है विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत। जो पिरनीज पर्वत है ये किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है फ्रांस एवं स्पेन के मध्य। पिरनीज पर्वत ये स्थित है फ्रांस एवं स्पेन के मध्य। आल्प्स पर्वत कहेगा तो ये फ्रांस एवं इटली के मध्य स्थित है। पिरनीज पर्वत और आल्प्स पर्वत ये दोनों एग्जाम में आते रहता है, तो याद रखिएगा। पिरनीज पर्वत जो है ये फ्रांस और स्पेन के मध्य है। आल्प्स कहेगा तो फ्रांस एवं इटली के मध्य है। जूरा पर्वत कहेगा तो फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। और वास्जेस पर्वत कहेगा तो फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य स्थित है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, तो ये स्थापित किया था 1983-84 में, जिसका नाम किया था तो दक्षिणी गंगोत्री। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। कब? तो 1983-84 में। और दूसरा कब किया? तो अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया। कब? 1988-89 में। इसका नाम क्या था? तो मैत्री था। और तीसरा कब स्थापित किया? तीसरा स्थापित किया था 2012 में, और इसका नाम हो जाएगा भारती। पहला हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा हो जाएगा मैत्री और तीसरा हो जाएगा भारती। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का व्यास क्या है? सूर्य के व्यास कितना है? तो 13,52,000 किलोमीटर हो जाएगा। सूर्य के व्यास 13,52,000 किलोमीटर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है, तो सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। और वैसे कहेगा तो 109 गुना। सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना या लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। लगभग में पृथ्वी से 109 गुना। पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है, तो पृथ्वी को सूर्य के ताप का कितना भाग मिलता है? तो 2 अरबवां भाग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 1.3 सेकेंड। पार्थिव ग्रह के उदाहरण हो जाएगा, पार्थिव ग्रह मतलब आंतरिक ग्रह के उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। 4 जो छोटे ग्रह है ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, या इसे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। बाह्य ग्रह के उदाहरण हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है? ये बड़े से घटते क्रम में इसका क्रम हो जाएगा।
सबसे बड़ा कहेगा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा शनि, इससे छोटा अरुण और इससे छोटा वरुण। इसके बाद हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद होता है शुक्र, शुक्र के बाद होता है मंगल, मंगल के बाद हो जाएगा बुध। ये आकार के अनुसार घटते क्रम में था। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कहेगा तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह हो जाएगा बुध। और सबसे कहेगा सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है तो सूर्य से सबसे दूर पे है वरुण। सबसे दूर पे कौन सा ग्रह है तो वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कहेगा तो शुक्र हो जाएगा, और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कहेगा तो शुक्र और दूर हो जाएगा वरुण। पृथ्वी और सूर्य दोनों से दूर पे स्थित ग्रह हो जाएगा वरुण, और पृथ्वी के नज़दीक हो जाएगा शुक्र और सूर्य के नज़दीक हो जाएगा बुध। पृथ्वी स्थित है तो ये मंगल एवं शुक्र ग्रह के मध्य स्थित है। पृथ्वी जो ग्रह है मंगल एवं शुक्र ग्रह के मध्य स्थित है। आगे देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने वाला ग्रह हो जाएगा शुक्र एवं अरुण। और ऐसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है तो ये हो जाएगा बुध तथा शुक्र। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह कहेगा तो बुध हो जाएगा। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है तो ये हो जाएगा बुध। बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कहेगा तो शुक्र हो जाएगा, और इस पे सल्फ्यूरिक अम्ल स्थित है, यानी कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है। कौन सा ग्रह घनत्व और आकार में लगभग जो है पृथ्वी के समान है तो घनत्व और आकार में पृथ्वी के समान हो जाएगा शुक्र ग्रह है। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा फोबोस एवं डीमोस उपग्रह है तो ये मंगल के उपग्रह है। सौर मंडल के सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है तो ये स्थित है मंगल ग्रह पे। सौर मंडल के सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया ये स्थित है मंगल ग्रह पे। अधिक घनत्व वाला ग्रह कहेगा तो पृथ्वी हो जाएगा, और कम घनत्व वाला ग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा टाइटन। वर्तमान में शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या हो गई है 145। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कहेगा तो शनि हो जाएगा। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी तो विलियम हर्शेल किए थे 1781 में। लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसे जानते हैं तो लेटा हुआ ग्रह हो जाएगा अरुण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वरुण ग्रह की खोज किसने की थी जोहान गैले किए थे 1846 में। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का संघन बादल छाया रहता है तो वरुण के चारों ओर मीथेन गैस का संघन बादल छाया रहता है। सौर मंडल की खोज किसने किया था तो कोपरनिकस सौर मंडल के खोज किए थे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह या जीवाश्म उपग्रह कहेगा तो चंद्रमा हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितनी है तो सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात होता है तो पृथ्वी पर दिन और रात होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है तो जो पृथ्वी है सूर्य के परिक्रमण करता है, इसी कारण जो ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमण करने के कारण। और घूर्णन के कारण क्या होता है तो दिन और रात होता है। परिक्रमण के कारण कहेगा तो ऋतु परिवर्तन होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कहेगा तो ये हो जाएगा सूर्य। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है तो सर्वाधिक चमकीला तारा हो जाएगा साइरस। लिबनिटीज पर्वत कहाँ पे स्थित है तो लिबनिटीज पर्वत ये चंद्रमा पर स्थित है। लिबनिटीज पर्वत चंद्रमा पर स्थित है। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है तो पृथ्वी से चंद्रमा के लगभग 57 से 59% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है तो यह है 1/81। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं।
एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है। एक माह में अगर 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है, ब्लू मून। और जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट हो तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून। बौने ग्रह के उदाहरण है तो ये हो जाएगा यम, सेरस एवं चेरन। यम, सेरस एवं चेरन क्या है तो ये बौने ग्रह के उदाहरण है। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उस स्थिति को कहते हैं अपसौर, और ये होता है 4 जुलाई को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है, तो उस स्थिति को कहते हैं उपसौर, और ये होता है 3 जनवरी को। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181। और पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या कहेगा तो ये हो जाएगा 360, और ये कहीं कहीं 180 भी देता है। 181 जो होता है ये भूमध्य रेखा को लेकर होता है। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है। पृथ्वी पर दिन एवं रात कब बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण, और ये अमावस के दिन होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण, और ये होता है पूर्णिमा के दिन। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? तो संपूर्ण विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कहेगा तो 21 जून को होता है, और सबसे छोटा दिन कहेगा तो 22 दिसंबर को होता है। और इसी के उल्टा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर को, और छोटा दिन हो जाएगा 21 जून को। यहाँ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटा होता है 22 दिसंबर को। वही दक्षिणी गोलार्ध में कहेगा तो इसके उल्टा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन और छोटा दिन होता है 21 जून को। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल, और इसमें जो फेमस है वही देखते हैं। थार मरुस्थल कहाँ है? तो ये थार भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है, और इसे दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो थार मरुस्थल है दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है। तकलामकान जो मरुस्थल है कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है चीन में। गोबी मरुस्थल कहेगा तो चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। ये सभी जो है फेमस है, ये सभी याद में रखिएगा। थार हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान ये स्थिति है। तकलामकान कहेगा तो चीन में स्थित है। गोबी हो जाएगा चीन एवं मंगोलिया में। आगे बढ़ेंगे, ये भी देख लेते हैं, अल नापुद कहाँ के मरुस्थल हो जाएगा? तो ये सऊदी अरब के। दस्त एलूट कहाँ पे स्थित है? तो ईरान में। आगे बढ़ेंगे, अफ्रीका में स्थित मरुस्थल देख लेते हैं। कालाहारी कहेगा तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। सहारा जो है ये विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा ये विश्व के सबसे बड़ी मरुस्थल है, और ये स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। जुराब कहाँ पे है? तो चाड़ ये अफ्रीका में ही है जुराब। बैयूदा कहेगा तो ये सूडान में है। अल जौफ कहेगा तो माली में है। ये दोनों इसमें क्या है? तो फेमस है, ये दोनों देते रहता है। अब उत्तरी अमेरिका के देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध मरुस्थल हो जाएगा सोनोरन। सोनोरन जो मरुस्थल है ये अमेरिका एवं मैक्सिको के बीच स्थित है। सोनोरन मरुस्थल अमेरिका एवं मैक्सिको के बीच स्थित है। एक आता है रेड डेजर्ट, ये भी अमेरिका में है। मोजावे है अमेरिका में। कोलोराडो कहेगा तो अमेरिका में है। चिहुआहुआन ये कहाँ पे स्थित है? तो अमेरिका एवं मैक्सिको में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में स्थित मरुस्थल अटाकामा, और ये दोनों जो है दक्षिण अमेरिका के प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के चिली में। पेंटागोनिया जो मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में स्थित है।
अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल, देख लेते हैं। इसमें जो है ये तीनों देते रहता है। गिब्सन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट सैंडी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, और ग्रेट विक्टोरिया कहेगा तो ये दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गिब्सन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल है। आगे देख लेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत। आल्प्स जो पर्वत है, आल्प्स पर्वत ये मध्य यूरोप में स्थित है। आल्प्स मध्य यूरोप में स्थित पर्वत है। गोलन की पहाड़ी कहेगा तो ये मध्य एशिया में है। गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया में स्थित है। एपिलाइन पर्वत कहाँ स्थित है तो ये स्थित है इटली में। और एटलस जो पर्वत है अफ्रीका में स्थित है। ये वाला इसमें VVI है। एटलस जो पर्वत है ये अफ्रीका में स्थित है। और आल्प्स कहेगा तो मध्य यूरोप में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और ये पहला कौन बने थे तो वारेन हेस्टिंग्स बने थे। इस अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बने थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया था तो 1773 अधिनियम के तहत। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और ये की गई थी 1774 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। 1773 अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था तो ये पारित किया गया था 1784 में। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तो ये बढ़ाया गया था 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकार पत्र था इसे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा और ये 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। पूर्णतः कहेगा तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, और एकाधिकार कहेगा तो एकाधिकार समाप्त किया गया था 1813 के अधिनियम के तहत और पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके तहत कौन बने थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1833 के अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया तो ये समाप्त किया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 1858 के अधिनियम के तहत इसी के अंतर्गत भारत के जो शासन था कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया और इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पद को समाप्त किया गया। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पद को समाप्त किया गया था 1858 अधिनियम के तहत और इसे चालू किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। आगे देखेंगे, भारत में सचिव पद का सृजन किया गया तो ये भी किया गया था 1858 अधिनियम के तहत ही। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया था 1858 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए।
गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, तो ये दी गई थी 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया, तो ये किया गया था 1 जनवरी 1874 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, तो ये की गई थी 1852 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, तो ये 1919 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1909 के जो अधिनियम है इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। इसी अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। इसी अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, और ये कब किया गया था? 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग कहेगा, तो संघ लोक सेवा आयोग के गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत 1950 में। यहाँ पर कह रहा है संघ लोक सेवा, यहाँ पर जब कहेगा संघ लोक सेवा आयोग के गठन किया गया, तो ये अधिनियम हो जाएगा 1935-1950 में किया गया। केवल लोक सेवा आयोग के कहेगा गठन किया गया था, अधिनियम 1919 हो जाएगा। और कब? तो 1926 में। इसी अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों और ईसाई तथा यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। आगे देखेंगे, 1919 का अधिनियम के तहत ही पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। 1919 के जो अधिनियम था इसी के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन भी किया गया। इस अधिनियम को मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1919 का जो अधिनियम है इसे मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अब देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई, ये की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में, अधिनियम 1935 के तहत। जो बर्मा है भारत से ही अलग हुआ था 1937 में, अधिनियम हो जाएगा 1935। वर्तमान में इसका नाम कहेगा तो म्यांमार है। इस अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गुलामी का अधिकार पत्र, एक क्वेश्चन आता है कि गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा था? तो 1935 के अधिनियम के। और इसी अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू एक और बात बोले थे कि यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। और ये किस अधिनियम का बोले थे? तो 1935 के अधिनियम के। यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है, और गुलामी का अधिकार पत्र 1935 के अधिनियम को ही जवाहरलाल नेहरू बोले थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया, तो ये किया गया था 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या कितनी थी? तो धाराएं की संख्या हो जाएगा 20। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। आगे कुछ समिति है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां एवं उसके अध्यक्ष। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु
बनी समितियां हैं उसके अध्यक्ष। तो भारत के संविधान के लिए कितनी समिति के निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था 13 समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान संविधान समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये दोनों के कहेगा अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति तथा संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त हो जाएगा और 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कहेगा तो कार्य संचालन समिति के कौन थे? के.एम. मुंशी थे। और केवल संचालन समिति कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो ये किया गया है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कहेगा तो 389 थी, जिसमें 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 कहाँ से थे? तो ये थे कमिश्नरी क्षेत्र से। और ये 4 जो कमिश्नरी क्षेत्रों से प्रतिनिधि थे। और उसके बाद 93 देशी रियासत से चुने गए थे। संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या कहेगा तो 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के थे 292 और कमिश्नरी क्षेत्र के 4 थे और देशी रियासत से 93 थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। किसे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। आगे देखेंगे, जब संविधान सभा के दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरा बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन बने संविधान सभा के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो ये थी 15, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कहेगा जवाहरलाल नेहरू कब पेश किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? तो 22 जनवरी 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या कहेगा तो 7 थी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, या कह सकते हैं कि अंगीकृत किया गया। लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद था तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कहेगा भाग की संख्या 25 हो गया है, तो इसमें 3 उपभाग जोड़ा गया है। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कहेगा तो 12 है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुआ था ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के लिए अलग संविधान सभा के गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था। तो भारत के लिए अलग संविधान सभा के गठन हेतु संविधान सभा के सबसे पहले विचार दिया था कौन पार्टी? तो स्वराज पार्टी। और ये विचार कब दिया था? तो 1924 में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में और ये किए थे मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। कब? तो 1923 में। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहे थे के.एम. मुंशी। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? किस वाद कह रहा है कि प्रस्तावना को संविधान के भाग नहीं माना? तो ये नहीं माना था बेरूबाड़ीवाद, बेरूबाड़ीवाद। और ये हुआ था 1960 में।
और वही कहेगा कि किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान के भाग माना, तो ये माना केशवानंद भारतीवाद। और ये कहाँ पे हुआ था, तो केरल राज्य में 1973 में। किस वाद में नहीं माना, तो बेरुबाड़ीवाद। और किस वाद में माना, तो एक केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान के भाग माना। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन कौन सा था, तो समाजवादी हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा और अखंडता हो जाएगा। और इसे याद करने के लिए आप यहाँ से ट्रिक बना सकते हैं, आपस में हो जाएगा अ से अखंडता, प से हो जाएगा पंथ निरपेक्ष और स से हो जाएगा समाजवादी। ये जो 3 शब्द थे 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय एवं स्वतंत्रता का उल्लेख क्रमशः किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है और 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। और 3 प्रकार के जो न्याय है ये हो जाएगा, इसका ट्रिक होता है असरा। संविधान के प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय है ये हो जाएगा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक, ये 3 प्रकार के प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। वही आपसे कहेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। एकल नागरिकता हमारे देश में लिया गया है ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया कहेगा तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। और इसी में आ जाता है कि विधि द्वारा निर्माणित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, विधि द्वारा, यहाँ विधि निर्माण प्रक्रिया तो हो जाएगा ब्रिटेन। और विधि द्वारा स्थापित कहेगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि निर्माण प्रक्रिया हो जाएगा ब्रिटेन से। और यहाँ पर देखिए लीजिए, जापान से विधि निर्माण प्रक्रिया हो जाएगा ब्रिटेन। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो ये लिया गया है जापान से। जहाँ थे वहाँ पे आते हैं। विधि का शासन जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो विधि के शासन लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। और संसदात्मक शासन प्रणाली कहेगा तो ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। इस संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। प्रस्तावना की भाषा हो जाएगा, संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है ये भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और देखते हैं आगे, राष्ट्रपति पे महाभियोग ये भी अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल कहेगा तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। और देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है ये भी लिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन ये भी लिया गया है आयरलैंड से। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ एवं राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत ये भी लिया गया है कहाँ से, तो कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल की व्यवस्था। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अमेरिका से। जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से, तो ब्रिटेन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फौजल अली। और इसमें सदस्य कौन कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पडिक्कर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1956 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत के पहला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ था 1953 में, पुनः गठन हुआ था 1956 में। आगे देखेंगे, भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितनी है, तो क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या 5 है।
और क्षेत्रीय परिषद किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है द्वितीय अनुसूची में। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारी के जो प्राप्त होने वाला वेतन है, पेंशन है, इसका उल्लेख मिलता है द्वितीय अनुसूची में। और विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है तृतीय अनुसूची में। विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है चौथी अनुसूची में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है पांचवी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है छठी अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। तो ये तीनों सूची का उल्लेख मिलता है सातवीं अनुसूची में। संघ सूची में विषय की संख्या कहेगा तो 100 हो जाएगा। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसमें विषय की संख्या 52 है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है 8वीं अनुसूची में। पहले इसमें कितनी विषय था? तो पहले 14 था। 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसका ट्रिक हो जाएगा नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये भाषा जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके बाद अब 8वीं जो अनुसूची है इसमें कितनी भाषा हो गया टोटल? तो 22। पहले कितना था? तो पहले 14 था। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है 9वीं अनुसूची में। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। और ये किया गया है 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में। पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज संस्थान को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में, यानी कि 11वीं जो अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद कहेगा तो 243 के जी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 18 विषय दिया गया है 12वीं अनुसूची में। यानी जो 12वीं अनुसूची है ये संबंधित है किससे? तो नगर पालिका से। और इसका अनुच्छेद की इसका कहेगा उल्लेख कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में। जो 18 भाषा दिया गया है इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में है। भारत के कह रहा है, देख लेते हैं। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ एवं त्याग पत्र, यानी कि कौन से अधिकारी किनसे शपथ लेंगे और किनको त्याग पत्र देते हैं ये देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो पद है, राष्ट्रपति ये शपथ लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से और त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं राष्ट्रपति से और त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। प्रधानमंत्री भी शपथ लेते हैं राष्ट्रपति से, त्याग पत्र राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश भी शपथ राष्ट्रपति से, त्याग पत्र राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश ये राष्ट्रपति से शपथ लेंगे, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। राज्यपाल किनसे शपथ लेते हैं? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश से और त्याग पत्र किससे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री शपथ लेंगे राज्यपाल से, त्याग पत्र देंगे राज्यपाल को। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।